एरर्स में हमने 3 केसेस पढ़ लिए थे। एडिशन में कैसे सॉल्व करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे करेंगे, और पावर वाले केस। एक बार देख लो सब लोग। हाँ, इस पे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे तुम्हें वो रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था एरर्स में जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें लास्ट डिजिट में एरर होता है, राइट। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था जब भी दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, बट एरर्स ऑलवेज ऐड अप। ये बात क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, एग्जांपल दिया था लाइक z इक्वल टू a इंटू बी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई की फॉर्म में, एरर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ठीक है ना। ये डिवाइड की फॉर्म में तब भी सेम ही बात लिखूंगा, जैसे z इक्वल टू a बाई b है तो डेल्टा z बाई z को क्या लिखूंगा, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। इसका मतलब एरर्स में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम है, ये बोलना चाह रहा हूँ। उसका थर्ड केस हमने देखा था पावर, और इस पे मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट आता है काफी एग्जाम में। अगर कहीं लिखा है z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू तो डेल्टा z बाई z को लिखेंगे हम डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, और जो भी पावर्स हैं वो आगे आ जाएंगी। ठीक है, अगर ये नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़े से क्वेश्चंस और करा दूंगा इन पे, बट पहले आज आगे बढ़ जाते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमें करना है। कॉपी में डालो केस 4। हाँ बताओ। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। यस। ठीक है, तो आज केस 4 है हमारा। एरर इन केस ऑफ series and parallel combination of resistances। in case of series and parallel combination of resistances। 10 में पढ़ा तुम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के बारे में? ठीक है, तो इसका मतलब मैं पहले किसकी बात करना चाह रहा हूँ, सीरीज की। देखते हैं मेरी क्या आइडिया है। सीरीज वाला केस तो बहुत ही सिंपल है। सीरीज में क्या करते हैं, हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं और R1 के आगे R2 लगा दिया, राइट। ठीक है ना। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा है, सीरीज में रेजिस्टेंस होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, सबको पता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सपोज R1 इज 100 प्लस माइनस 5 ओम, R2 इज 200 प्लस माइनस 4 ओम, तो R सीरीज कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, दैट मीन्स 300 प्लस माइनस 9 ओम। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंसेस को अलग ऐड करना है, एरर को अलग ऐड करना है, ये तो आसान बात थी, राइट। तो नोट करो इसका, हाँ वैसे ही इसका मेन पैरेलल वाला है, पैरेलल वाला वो आता है, जेई में भी देखा है मैंने, नीट में भी आता है और सीबीएसई में भी आता है। in case of series and parallel combination of resistances। तो सीरीज वाला तो बहुत ही आसान है, R1 है R2 है, सीधा ऐड कर दो, रेजिस्टेंस को अलग ऐड करना और एरर्स को अलग ऐड करना। तो फिजिक्स में सिर्फ पढ़ लेने से बात बनेगी या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लॉजिकल लगेगा तुम्हें। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को मैंने शॉर्ट में कॉम्बो लिख दिया है। मैगडी ज्यादा लिखा नहीं होता कॉम्बो ऑफर। ठीक है, एरर इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर ये नोट हो गया तो पैरेलल देखें, जो मेरा मेन कंसर्न है, जो जिससे एग्जाम में आता है। ठीक है, तब 2 मिनट देखना, पहले नोट नहीं करना, पहले देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में क्या हुआ था, R1 के आगे R2 लगाया था, राइट।
पैरेलल में ऊपर नीचे लगाते हैं क्या? ऐसा कुछ। आई होप सबको याद आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2, ए और बी दिख रहे? ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आई थिंक ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है 10th क्लास में, और ये फॉर्मूला हमारा विदाउट एरर है, राइट? क्योंकि 10th क्लास में हम लोग एरर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, तो विदाउट एरर तुम लोग ये फॉर्मूला सिखाया गया होगा। ठीक, अब मैं एक नया फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूँ विद एरर। ठीक है, अगर पैरेलल में हमें एरर के साथ सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे डेल्टा RP अपॉन RP स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो पहले ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेते हैं, फिर इस पे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर तुम लोगों से करवाऊंगा। तो आई होप दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझ में आया। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो विदाउट एरर है, सेकंड फॉर्मूला विद एरर है। और नोटिस करना, विद एरर में डिनोमिनेटर में मैंने स्क्वायर वर्ड यूज करा है, डेल्टा RP अपॉन RP स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। और 11th-12th के सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान से सुनते जाओ, देखना सब कुछ बन जाएगा तुम लोगों से। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल चीज होती है, बस ध्यान से सुनना पड़ता है। और कभी कोई क्लास मिस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लो, मतलब फ्लो को पकड़ना पड़ता है कि किस फ्लो में पढ़ाया जा रहा है। और ग्रुप पे मैंने प्रीवियस ईयर बुक भेज दी थी, राइट? PDF भेजी थी, नहीं भेजी थी? मैंने भेज दी थी जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, मैंने कहीं और भेज दिया शायद, मैं देखता हूँ। मैं बोल के आज ग्रुप पे ऐड करवा लेता हूँ खुद को, भी भेज दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं प्रीवियस ईयर करना चाहिए? पैटर्न का आइडिया लगता है। कॉम्पिटिटिव का एक रूल है कि ऐसा मत सोचना कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो कोई इस तरीके का आया है, लास्ट 30-40 ईयर्स के जो भी पेपर्स हैं उनको बैठ के सॉल्व करना चाहिए। उससे तुमको आइडिया लगना शुरू होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक बात से बनते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से बनता है। बस बेसिक बात समझते जाओ क्या बताया जा रहा है। इस बार का जो जेई का पेपर है देखना, भी दूंगा, ऑफिशियल पेपर आ जाएगा जेई का और नीट का होने वाला है। देखना तुम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, देखना वेक्टर्स पढ़ाया तुम लोगों ना, मैंने देखना क्लास में कराए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैंने क्लास में कराया। किसी भी चीज की अपर लिमिट का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, टफ से टफ क्वेश्चन बनता है। बट एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वाइजली जो डिसाइड करना चाहिए। अगर जेई मेन में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन मुझे लगता है इजी आते हैं, 10 मीडियम आते हैं और 5 डिफिकल्ट आते हैं। तो एक अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं कि भाई एग्जाम में फिजिक्स का पेपर कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करूं, 10 इजी क्वेश्चंस। सही बात है ना? उसके बाद हमें क्या टारगेट करना चाहिए, 10 मीडियम, 10 मीडियम। लास्ट में हमें क्या कोशिश करना चाहिए, 5 डिफिकल्ट। उस 5 डिफिकल्ट में भी 2-3 बन जाते हैं क्या, अगर शुरू के 20 बन गए हैं तो। वैसे नीट में भी होता है, नीट में हमारे आते हैं 45 क्वेश्चन जो हमें करने होते हैं, अटेम्प्ट जो करने होते हैं। उन 45 में से 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो देखो और टिक करो। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, खूब सारी प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस। 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से बन जाते हैं, देखते ही टिक वाले होते हैं, मतलब 100 मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं। अब जो 45 क्वेश्चन बचे उनमें 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा मेहनत चाहिए होती है, मतलब जब आप 2 साल मेहनत करोगे तब जाके वो बनेंगे। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा तभी बना पाओ। तो इसका मतलब एग्जाम में एक्चुअल पूछा जाए तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 5 होते हैं। ठीक बात बोली मैंने? वो इस साल का पेपर देखना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा टारगेट क्या है, इजी और मीडियम ना गलत होने वाले हैं, ना गलत हो। इजी और मीडियम कर दोगे तो उसमें हमारी बढ़िया रैंक आ जाएगी, ऑल इंडिया 1000 रैंक आ जाएगी। और अगर हमने डिफिकल्ट वाले को उड़ा दिए तो फिर हम टॉप 100 पे आ जाएंगे। बट जरूरी बात है सिस्टम को फॉलो करो, जो भी चीजें बताई जाए उसकी प्रैक्टिस करते जाओ साथ के साथ। चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करें। सबने नोट कर लिया है? सब लोगों ने? लावण्य, आदित्य? यस सर, कर लिया। ठीक है, नैन्सी? यस सर। अहजम?
यस सर। ठीक बेटा, देखो अब इस पे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ समझाने के लिए। सपोज हमारा रेजिस्टेंस है R1 300 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 हमारा 600 प्लस माइनस 6 ओम। ठीक, अब हम लोग सीरीज की बात सोच रहे हैं या पैरेलल की? पैरेलल। सीरीज की बात तो मैंने कर दी, तो पैरेलल में पहले मैं क्या लिखूंगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस फॉर्मूले में हमें एरर लेनी है या नहीं लेनी? नहीं लेनी। परफेक्ट। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 1/300 प्लस 1/600। लगता है 600 एलसीएम लेने पे फायदा है, 300 2 जा 600 बन जा। तो क्या ये 1/200 आ गया, विच इज 1/RP। तो क्या हमारे पास RP आ गया 200 ओम। डिफिकल्ट है, समझ में आया यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या कैलकुलेट करा है, RP मतलब विदाउट एरर। हाँ ये ध्यान रखना कि अभी तक जो मैंने करा है दैट इज विदाउट, जो हम 10 तक करते आते हैं, राइट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, विद एरर। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा RP बाई RP स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। तो अगर ये बेसिक फॉर्मूला में याद है तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? आप फॉर्मूला ही भूल गए एग्जाम में तो फिर तो फंस गए। वॉर पे जा रहे हो, तुम अपनी गन ले जाना भूल गए या गन लेके बुलेट डालना भूल गए और वॉर पे पहुंच गए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसका मतलब बेसिक बात नहीं भूल सकते कि भाई पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करें। डेल्टा R1 कितना है हमारा, डेल्टा पहचान पाती हूँ? सही ना, जो प्लस माइनस के बाद लिखा है 3। और R1 कितना है, 300 का स्क्वायर भी करूंगा क्या, प्लस डेल्टा R2 कितना है 6। पहचान पा रहे हो? ठीक है, डेल्टा R2 को लिखेंगे हम 6 अपॉन 600 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सही ना। RP कितना था हमारा 200, मैंने सॉल्व करा, राइट। ठीक है, 200 इक्वल टू क्या आ गए 3/300 का होल स्क्वायर प्लस 6/600 का स्क्वायर। अब अगर थोड़ा केयरफुली देखो तो मुझे लगता है ये डबल जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? अजीब है, समझ में आता है ये? अगर नहीं समझ में आया तो मैं किसी और तरीके से करूँ। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। फिर मैं इसको सर पूरा कॉमन कर, है ना, हाँ कॉमन लेके मैं कैंसिल करना चाह रहा था, कोई बात नहीं, तो सर दूसरे तरीके से कर ले, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या 3/9 × 10⁴ कह सकता हूँ, प्लस 6/36 × 10⁴। अब ठीक है, सही है। एलसीएम कितना लग रहा है, मुझे तो लगता है 36 × 10⁴ एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम लेने में दिक्कत है, एलसीएम ठीक लिया मैंने, ठीक। तो अगर मैं 36 ले रहा हूँ तो फर्स्ट वाले को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड वाला तो ऑलरेडी 36 है। सही है। लेफ्ट में मुझे क्या दिख रहा है, डेल्टा RP अपॉन 4 × 10⁴, राइट। और राइट साइड दिख रहा है मुझे 18 अपॉन 36 × 10⁴ कैंसिल, 18 से 36 कैंसिल, तो क्या डेल्टा RP 4/2 मतलब 2 ओम। कोई दिक्कत? सही ना। तो अगर मुझसे एग्जाम में पूछता है रिलेटिव एरर बताओ, सर एक बार लास्ट स्लाइड बोल दो, एक सेकंड। हाँ बेटा अभी दिखा दूंगा, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर देख लेना। रिलेटिव एरर का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ डेल्टा RP अपॉन RP, डेल्टा RP बाई RP। रिलेटिव एरर तो ये था, डेल्टा RP कितना आया था हमारा 2 और RP 200। तो क्या मुझे 2/200 लिखना चाहिए, मतलब 1/100। अगर तुम कहते हो नहीं सर परसेंटेज एरर निकाल के दिखाओ, तो मैं कहूँगा ठीक है, जो भी तुम्हारा रिलेटिव एरर आया है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। क्या 1% आ गया? सही। तुम करो नहीं, मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब सिर्फ क्या चाहिए तुम्हें, डेल्टा RP, जो हमारा कितना आया था, बढ़िया, ठीक है। अब मूव कर सकते हो, ठीक है।
तो जब मैं एग्जाम्पल उठाता हूँ किसी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल उठाता हूँ या धीमे धीमे लेवल बढ़ाता हूँ? महसूस करा नहीं? इसका जो अभी मैंने क्वेश्चन करा ये लेवल 1 है। अब इस पे एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे। कि अगर एक बार एक बेसिक क्वेश्चन को कर लिया तो काफी आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस तरीके से करना है। इसलिए अपने प्रॉब्लम का लेवल धीमे धीमे बढ़ाना चाहिए। पहले फॉर्मूला समझो, फिर उस पर बेसिक क्वेश्चंस बनाओ, फिर उस पर लेवल बढ़ाते ही जाओ। अब तुमने फॉर्मूला पढ़ते ही सीधा लेवल 3 का क्वेश्चन उठा लिया तो फिर गड़बड़ है ना। लेवल 1 करो, फिर लेवल 2 करो, फिर लेवल 3 अपने आप होने लगता है। अपने आप दिमाग में आइडिया आना शुरू हो जाता है। सर हमने यहाँ पे आरटी का स्क्वायर किया पर नेक्स्ट वाली साइड में नहीं था। उसका रीजन क्या था कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला था डेल्टा आरपी बाई आरपी स्क्वायर। बट जब रिलेटिव एरर पूछता है तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा आर बाई आर। और टॉपिक का फ्लो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तुम्हें लगता है बुक्स में इस टाइप से मिलेगा? नहीं मिलता ना। वो फ्लो एक बार समझ जाओ मुझसे बस फिर क्वेश्चन बनता है। पूछो बेटा क्या पूछते हैं। सबका हो गया नोट ये? ठीक। और मैं कहता नहीं फिजिक्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 2 मंथ्स। अगर फर्स्ट 2 मंथ्स तुमने फिजिक्स को पकड़ लिया तो बस फिर बनती जाएगी, फिर परेशानी नहीं होगी। फिर कुछ भी मैं बताऊंगा सब समझ में आएगा। फर्स्ट 2 मंथ्स फंडामेंटल चलता है, ये समझ में आ गया तो बस बनता चला जाएगा। और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं या कॉन्सेप्ट चेक करते हैं वो लोग? कॉन्सेप्ट चेक करते हैं वो लोग। अगर कॉन्सेप्ट है तो बन जाएगा एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए। बीच से पकड़ोगे तो नहीं समझ में आता। जैसे मैंने एरर्स कहा तो मैंने कहा एरर्स में 2 क्लासेस लगेंगी। टोटल एरर्स के मैं 6 केसेस पढ़ाता हूँ। तो लास्ट क्लास में 3 केस पढ़ाए थे, आज 3 केस पढ़ा दूंगा, हो जाएगा एरर्स मेरा कंप्लीट। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे ना तुम लोगों को और इजी लगेगा कि कितना आसानी से बनता जा रहा है। क्योंकि हर क्लास से थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ जाता है क्या? हर क्लास में कुछ नई चीज सीखते हो नहीं सीखते हो? चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। चलो तुम लोग ट्राई करो, मैं देता हूँ। R1 इक्वल टू 400 प्लस माइनस 2, R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 हमें निकालना है। पहले तो RS निकालते हैं। सीरीज में? हाँ सीरीज में। ठीक है, तो RS कितना आ गया तुम लोगों का? 600। और उसमें एरर कितनी है? प्लस माइनस 600। तो रिलेटिव एरर कितनी आएगी? 1/100। 1/100।
रिलेटिव एरर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कौन सा फॉर्मूला? सीरीज में कोई फॉर्मूला पता है हमें? देखो, बेसिक बात कभी नहीं बदलेगी बेटा, कोई भी टॉपिक हो। जैसे रिलेटिव एरर मैंने पढ़ाया तो वो हर जगह एक ही चलेगा, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए। चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो या कोई भी टॉपिक हो, रिलेटिव एरर का मतलब है एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है इंटू 100 करना है रिलेटिव एरर को। RP equal to 400/3 आ सकता है। पहले फर्स्ट केस में परसेंटेज 1% आया तुम लोगों का? ठीक है। आरपी कितना 400/3 आ रहा है? yes परफेक्ट है। 400/3 ओम है ना, यूनिट लिखना जरूरी है। हाँ ठीक है। हम लोग को मेन बेसिकली लॉजिक सीखना है बेटा। एग्जाम जब दोगे तो वहाँ सारे ऑप्शन सामने लिखे होंगे ना। एग्जाम में तो सारे ऑप्शन सामने होते हैं हमारे, देख के हम पहचान जाएंगे। इसका मतलब मेरा मेन कंसर्न है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना। कैलकुलेशन तो हम धीमे धीमे करते करते इम्प्रूव कर ही लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी बच्चे को कैलकुलेटर लेके बैठा दिया एग्जाम में, अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेटर बेकार है ना। समझ में आना चाहिए करना क्या है। किसी का डेल्टा आरपी आया हो तो बताओ मुझे। तो डेल्टा आरपी तो 2 ओम आ रहा है। 2 ओम आ रहा है, ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। इम्पोर्टेंट बात है ट्राई करना, है ना। गलत आंसर आया कोई बात नहीं, वो तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। दिमाग में आइडिया आना चाहिए कुछ। yes sir to अपना सॉल्व करना, ठीक है ना, मेरा मत देखना मैं क्या कर रहा हूँ। बस आंसर मैच करेंगे फाइनली। डेल्टा आरपी निकालना हाँ डेल्टा आरपी निकालना है। परसेंटेज हाँ परसेंटेज और रिलेटिव निकालना है। परफेक्ट है, वेरी गुड। मेरा भी 2 आ रहा है, डेल्टा आरपी 2 ओम आया मेरा। रिलेटिव एरर 3/200 आ रही है। तो डेल्टा आरपी मैंने बोल दिया है, 1.5% एरर है। ठीक है। डेल्टा आरपी आना चाहिए 2/400/3, दैट मीन्स 3/200। yes sir और परसेंटेज आ जाएगा 1.5। 1.5
आई होप क्लियर हुआ सबको, ठीक है ना। मैं कहता ना हमेशा अटेम्प्ट किया करो, जब भी क्वेश्चन दिया जाए अटेम्प्ट करो। 20, 30, 40 धीमे धीमे परसेंटेज बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा था 100% अटेम्प्ट होना शुरू हो जाता है। एक और ट्राई करें। 2 इंटू वो आरपी की वैल्यू क्या थी 400/3, तो 3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 रेजिस्टेंस दिए थे, अब एग्जाम में 3 भी आ सकते हैं क्या? बढ़िया, तो एक 3 वाला ट्राई करते हैं। 100 ± 1 ओम, 200 ± 2 ओम, 300 ± 3 ओम। इसको सॉल्व करते हैं सीधा पैरेलल के लिए। ठीक है, सीरीज वाला आसान है, छोड़ देते हैं, पैरेलल ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके बताओ आरपी कितना आएगा। तो 11/600। आ सकता है किसी का। 100/11। हाँ सर, 600/11। 600। हाँ, रेसिप्रोकल करना मत भूल जाना, ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। सर 600/11। बहुत बढ़िया, तो आरपी आ गया 600/11 ओम। अब एरर वाला फॉर्मूला हम लोग खुद से बना सकते हैं क्या इस बार? जैसे मैंने 2 रेजिस्टेंस के लिए बोला था, अब 3 के लिए क्या लिखूंगा? डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2² प्लस डेल्टा R3/R3। तो डेल्टा आरपी इज इक्वल टू 6 ओम। 6 ओम आ रहा है, ठीक है देखते हैं। सिक्स ओम तो नहीं आ रहा बेटा मेरा डेल्टा आरपी आ रहा है 6/11। तुम लोग चेक करो क्या आता है। सर 6/11 ही आएगा, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, 11 का स्क्वायर नहीं गया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अपना करो सॉल्व, मेरा तो बस आंसर देखो भाई, मेरा तो आंसर ये आ रहा है, खुद से करो, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खुद करोगे तभी इंप्रूव होगा। 6 परफेक्ट है, 6/11 आना चाहिए डेल्टा आरपी।
सर 6/11 ही आ रहा है। बढ़िया। होल इसका करना तो नहीं भूल गए कहीं? तो अगर डेल्टा आरपी आ गया तो परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं? निकालो, देखो परसेंटेज एरर कितना आता है। 600 परसेंटेज एरर आएगा डेल्टा आरपी बाई आरपी इंटू 100, राइट? तो 6/11 अपॉन, हाँ 600/11 करूंगा तो ये 11/600 हो जाएगा। तो मुझे लगता है 1% आ जाएगा क्या? 1% आना चाहिए। ठीक है, 1% आएगा। तो जो मैं डेटा दे रहा हूँ, क्या मैं ये इजी डेटा दे रहा हूँ? समझ में आ रहा ना? एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा भी आ सकता है। तो वहाँ पे सारा खेल होता है प्रैक्टिस का। अगर प्रैक्टिस बढ़िया कर रखी है तो बन जाएगी बात। और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से होते हैं जो तुम लोग पढ़ते हो पूरे साल। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा मैंने कि कोई ऐसा आ गया जो तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता। 99% क्वेश्चन मैं जब भी किसी एग्जाम में देखता हूँ तो ये वही क्वेश्चन होते हैं जो हम पूरे साल पढ़ाते हैं, ये जो तुम पूरे साल पढ़ते हो। कभी ऐसा नहीं देखा कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका हमें आता पता ही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन वही होते हैं जो पढ़ते हो तुम लोग। बस एग्जाम में सही से सॉल्व कर दो, दैट्स इट। और एग्जाम में हेल्प किस बात से होती है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। कि तुम्हारे दिमाग में बेसिक बात है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में तो R1 + R2, पैरेलल में तो 1/R1 + 1/R2, एंड एडिशनली हमने फॉर्मूला और याद करा आज पैरेलल में एरर का, डेल्टा RP/RP² को डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2² प्लस डेल्टा R3/R3²। अगर बाई चांस 3 रेजिस्टेंस दे दिए तो कितने भी दे सकते हैं। मतलब बुक्स में जनरली 2 होते हैं। अब मान लो एग्जाम में 3 आ गया, अब ऐसा थोड़ी नहीं बोलोगे कि आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। भाई जैसे मैंने 2 रेजिस्टेंस का पढ़ाया, हो सकता है एग्जाम में 3 रेजिस्टेंस दे दे, या मैंने 3 का पढ़ाया, हो सकता है तुम्हारे में 4 रेजिस्टेंस का आ जाए। तो वो तो उसी फ्लो में चलता रहता है। तो मेन बात है रट्टा लगाना है या समझना कि क्या बताया जा रहा है, समझना। तो आज की क्लास में अगर ये सीरीज जो पहले समझ में आ गया तो आगे बढ़े, ठीक है ना? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, केस 5 लिखो। सबको क्लियर हो गया ना? केस 5, एरर in case of experimental data। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो एग्जैक्ट होता है या उसमें कुछ एरर होती है? एरर होती है। अब एक कॉमन सेंस है, सोचना मेरी बात को। अगर एक एक्सपेरिमेंट को मैं 1 बार करूं, 3 बार करूं और 5 बार करूं, ठीक है ना? 1 बार करा, 3 बार करा और 5 बार करा, तो जो मैंने 5 बार एक्सपेरिमेंट करा उन 5 एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज का एवरेज निकाल दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें एरर ज्यादा होगा या कम होगा? ठीक बात है ना? इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्या डालना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने पर एरर होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक बात बोली? ठीक बात बोली ना? तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में, जब एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे तो तुम्हारी एक्सपेरिमेंट की कॉपी में टीचर्स बोलेंगे कि कितनी रीडिंग होनी चाहिए, 1, 3 या 5? 5, मिनिमम 3 से कम ले जाओगे तो चेक ही नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट 3 रीडिंग है तो ठीक है, ओके, एंड 5 है तो गुड। इसका मतलब मैं तुम्हें आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करने से मिस्टेक होने के, एरर होने के चांसेस बहुत कम है। अगर एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है, मान लो हम पढ़ रहे हैं भाई यूनिट डायमेंशन, एक बच्चे ने उसकी एक्सरसाइज 1 बार सॉल्व करी, एक ने 3 बार करी, एक ने 5 बार करी। अब एग्जाम में जाकर पेपर दिया तो जिस बच्चे ने एक चैप्टर की एक्सरसाइज को 5 बार सॉल्व कर रखा है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत करके आएगा या सही करके आएगा? सही बात बोलो। इनफैक्ट क्वेश्चन याद से हो जाते हैं या एकदम से दिमाग चलना शुरू हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस करने से दिमाग बहुत जल्दी सोचता है। तो एरर इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा का मतलब है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे मैनी टाइम्स, ठीक है? तो कोई एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं, और किस चीज का एक्सपेरिमेंट मान लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो? 10th में पढ़ा होगा ना, ग्लास का होता है, ठीक ठीक। तो एक बच्चे ने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है मेरा 1.6 पहले बार, दूसरी बार आया 1.5, तीसरी बार आया 1.4, ठीक। और उसने एक्सपेरिमेंट कितनी बार करा है?
3 बार, ठीक। 3 टाइम्स एक्सेप्टेबल है बट 5 टाइम्स प्रेफर्ड है कि 5 बार करता तो अच्छा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या इसकी हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आर आई का मतलब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखना चाहता हूँ, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यूज आई हैं उन सबको एड अप कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, तो इसको ऐड करते हैं 4.5/3। कोई दिक्कत, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को सिंबल तुम लोग क्या दे देते हैं, 10 कह दूं, कुछ भी सिंबल कह सकते हो, मैंने n कह दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एरर डेल्टा n1, डेल्टा n2 एंड डेल्टा n3। क्या मैंने मॉड डाल दिया है, इसका क्या मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, एरर इज एरर। तुमने ज्यादा मेजर कर दिया या कम मेजर कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसको एरर मानूंगा, ठीक है। तो डेल्टा n1 का मतलब क्या है, जो तुमने एवरेज वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनका डिफरेंस लिखना चाह रहा हूँ क्या। तो एवरेज वैल्यू हमने कितनी निकाली और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी, तो एरर कितना का आया 0.1। मैंने मॉड डाल दिया, इसका प्लस माइनस की चिंता मुझे नहीं करनी, ठीक बात बोली। वैसे सेकंड वाले में क्या लिखूंगा 1.5 माइनस 1.5 0। थर्ड वाले में क्या लिखूंगा 1.5 माइनस 1.4, तो क्या 0.1 आ जाएगा। लॉजिकल लग रहा है मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ। अब मैं निकालना चाहता हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ एरर, एवरेज वैल्यू ऑफ एरर। इसका जो तुमने एरर निकाला है उसका भी एवरेज निकालना चाहता हूँ क्या। तो हमने एरर क्या निकाला था 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1/3, तो 0.2/3 तो नहीं आ जाएगा, सही। तो इसका मतलब फाइनली आंसर क्या लिखना चाहिए मुझे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5 प्लस माइनस 0.2/3, ये आंसर आ गया। नोट करो बस, मतलब अप्रोच समझिएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच ही तो इम्पोर्टेंट बात है। किनको, एरर्स को, अभी तो ऐड करा बेटा मैंने, देखो एवरेज वैल्यू कैसे निकाली, हम ऐड तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि वैल्यू के साथ एरर हो। जैसे अभी मैंने लिखा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.6 1.5 1.4, तो इसमें एरर कुछ नहीं लिखा था ना मैंने, एरर हमने निकाला अलग से। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पहचानना इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है, कि अगर एग्जाम में तुम टाइप पहचान लेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो मोस्टली कर ले जाएंगे। सर इन केस क्वेश्चन में हमें एरर गिवन नहीं है तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। हाँ बेटा, एरर गिवन नहीं तो हम हमेशा ऐसा कोशिश करेंगे निकालने की। जैसे मैं जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ ना तो मैं बेसिक बात समझाता हूँ, फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां से क्लैरिटी आती है कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे करा, इस क्वेश्चन में ऐसा करा। इसका मतलब क्लैरिटी कैसे आती है थॉट में, जितना क्वेश्चन बनाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये थोड़ी लिखा होगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, तो हमें खुद ही पहचानना पड़ता है। और प्रैक्टिस करते करते आ जाता है क्या, सिंपल। सारा खेल प्रैक्टिस का है यहाँ पर। बॉलर इतनी तेज बॉल फेंकते हैं 150 किलोमीटर पर आवर से, अगर हम लोग खड़े होते हैं हमें तो बॉल ही नहीं दिखेगी। जो बैट्समैन होते हैं वो तो बॉल खेल भी लेते हैं, उनको समझ भी आता है इन स्विंग है आउट स्विंग है क्या है। तो इसका मतलब वो प्रैक्टिस ही तो पहचानते हैं उस चीज को। बॉलर बता के थोड़ी नहीं फेंकता कि मैं इस बार इन स्विंग बॉल फेंकूंगा, वो तो उल्टा छुपा के फेंकता है कि देख ही ना पाए बैट्समैन कौन सी बॉल है। क्योंकि अगर बैट्समैन ने गलत बॉल को पहचाना, उसको लग रहा है इन स्विंग है आउट स्विंग, तो आउट हो जाएगा वो, ये चांसेस है आउट हो जाएगा। तो बैट्समैन जो प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस से तो वो बॉल को पहचानते हैं।
या बॉलर जो प्रैक्टिस करते हैं वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं एक ही पर्टिकुलर चीज को परफेक्ट करते हैं। वैसे स्टडीज हैं, जो भी चीज बताई जाए इनको बार बार प्रैक्टिस करो तुम लोग, बस अपने आप आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। नथिंग इज डिफिकल्ट, इट नीड प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करो। कोई टॉपिक मुश्किल लगे तो बोल दो नहीं आया, और प्रैक्टिस करा दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन कराया, अभी क्वेश्चन किसी बुक का थोड़ी नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक ट्राई करें इस पे। सर हमने इसमें एवरेज में निकाला था जब हम, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट एक बार करते हैं या 3 बार या 5 बार। सर लेकिन हमने स्पेसिफिक वैल्यूज निकाली ना कि 0.1 है एरर उसका, तो हम सीधा क्यों नहीं लिख रहे हैं? 0.1 एरर कहाँ निकाली हमने? सर मतलब एवरेज से हमको मतलब ये तो पता चल गया था जो हमारी रीडिंग्स हैं उनमें क्या एरर है। नहीं पता था, कहाँ पता था भाई? तुमने बोला 1.6 1.5 1.4, तो इसमें एरर कहाँ मालूम है? सर मतलब हमने 0.1 0 और 0 नहीं, तो जैसे 0.1 एरर थी फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, 0 एरर थी सेकंड वाले में, थर्ड वाले में कितनी एरर थी? 0.1। ठीक है, तो हमने एवरेज इसलिए निकाला क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम एरर आ रही है या डिफरेंट आ रही है। तो जैसे हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं 1.6 1.5 और 1.4, तो इनकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई थी? 1.5। इसका नाम हम मोस्ट प्रोबेबली मान रहे हैं कि जिस भी मटेरियल का तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वो 1.5 है, सही ना? अब जो तुम 1.5 कह रहे हो ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होती है। तो सर इसमें भी एरर। अब मेजर्ड वैल्यू में जब हम एरर लिखेंगे तो 1.5 के साथ कौन सा एरर लिखोगी? डेल्टा n1, डेल्टा n2 या डेल्टा n3 या इन सब का एवरेज? समझने वाली बात है भाई। जैसे 1.5 है, आया समझ में? 1.5 इज एवरेज ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट, तो उसके साथ तुम 0.1 नहीं ले सकती, ये तो एरर था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। फिर तुम्हें कहता सेकंड वाला ले लो, और यहाँ बाई चांस थर्ड वाला सेम आ गया है क्या? सेम आना जरूरी थोड़ी नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। कोई कहेगा फर्स्ट एरर का एक्सपेरिमेंट ले लो, कोई कहेगा सेकंड का। तो हम बेस्ट मेथड क्या मानेंगे? जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उन सब के एरर के एवरेज को निकाल दो, एरर को भी एवरेज ले लो। ठीक है, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, समझ में आएगा। सपोज सिंपल पेंडुलम समझते तुम लोग? सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में एक रोप होती है और ये हमारा एक स्टोन है। इसको पुश कर दिया तो ये राइट में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, इस पूरे को हम लोग 1 राउंड कहते हैं। 1 2 3 4, सब लोगों ने झूला झूला होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 2 3 4, इस पूरे को हम बोलते हैं 1 राउंड। ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम फॉर 1 राउंड। सही, एक राउंड में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सही है। जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर ऐसा सिस्टम होता है ना कि 50 रुपीज या 100 रुपीज लेते हैं कार के या बाइक के बच्चों के, और कहते हैं 5 राउंड लगाने को देंगे। आई हो सबने देखा होगा, जैसे मैं लेके जाता हूँ बच्चों को तो वहां पर देखते हैं कि 5 राउंड लगाने के बोलते हैं 50 रुपीज या 100 रुपीज लेंगे। तो 5 राउंड समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एक राउंड में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। तो तुमने एक एक्सपेरिमेंट करा और मुझे बोला कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड क्या है। तुमने बोला 10 सेकेंड है, 12 है, 4 है, 9 है और 6 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज तुमने 5 एक्सपेरिमेंट में निकाली, कभी 10 लगा, कभी 12 लगा, कभी 4 लगा, कभी 9 लगा, कभी 6 लगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे? एवरेज वैल्यू। देखो निकालो कितना आती है। हाँ, ऑसिलेशन भी कहते हैं। जैसे मैं अपने घर से कोचिंग आता हूँ तो क्या हर बार मुझे सेम टाइम लगता है? नहीं, हो सकता है ट्रैफिक ना हो, जल्दी आ जाऊँ, ट्रैफिक हो जाए देर से। हाँ, मेरे हिसाब से आना चाहिए 22 26 35 41 41/5। 8.2 ठीक है, सब सेकंड्स में है, ठीक है ना? अब हम लोग क्या निकालेंगे? एरर निकालेंगे, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 एंड डेल्टा T5।
और मैं एरर को हमेशा मॉड में मानता हूँ क्या, Yes, sir. है ना। तो प्लस माइनस पे ध्यान मत देना, बुक्स में दिखाएगा प्लस माइनस है, बट फाइनली ऐड ही करना है हमें। ठीक है भाई, तुम लोगों का डेल्टा क्या क्या आया बता दो मुझे। Delta T1 1.8, delta T2 2.8, delta T3 4.2, delta T4 0.8, delta T5 2.2। परफेक्ट, मेरा भी ये आया, बाकी और लोग भी करके देख लो भाई। और सारी बुक्स मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है, जो भी बुक तुमको अच्छी लगती है उसको उठाओ और सॉल्व कर दो पूरी। ऐसा नहीं कि 10% 20% कर दो, जो उठाओ उसको पूरा डन करो। तुम लोग अपने डेल्टा चेक कर लो, मेरे डेल्टा से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। किसी में कॉन्फ्लिक्ट है तो बता दो, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले में सर हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं एरर की, तो हम उन्हीं वैल्यूज मतलब वही क्वांटिटीज लेते हैं जो सेम हो। जैसे इसमें टाइम पीरियड सेम क्वांटिटी की ही हमने एवरेज निकाली है। हाँ बिल्कुल, सेम क्वालिटी होगा बेटा तभी हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड भी नहीं कर सकते। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, कह सकते हो ऐसा। अब डेल्टा टी एवरेज कितना है? 12 हाँ 12.8/5 राइट। 2.56, 2.56. 8.2 plus minus 2. ठीक है, ठीक है ना। तो आई होप इस एग्जांपल से समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जब भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं तो उन सबका क्या कर दो, एवरेज निकाल दो। फिर उन एवरेज के साथ क्या करो, एरर्स निकालो, फिर उन सब सारे एरर्स को भी एवरेज आउट कर दो। ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आता तो हम आगे बढ़े। केस 5 मैंने बोला एरर इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा लास्ट केस है केस 6। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली जेई का। जेई में तो उसको मैंने कई बार देख चुका हूँ, 4-5 टाइम्स आया है क्वेश्चन। केस 6 है एरर इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। एरर इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अभी देखो मैंने थोड़ा सा आइडिया तो दिया था तुम लोगों को सिंपल पेंडुलम का, राइट। सिंपल पेंडुलम में क्या होती है, हमारी एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी एल, और ये एक स्टोन है ये, ठीक। इसका कुछ मास ले लेते हैं एम, ठीक। तो जब इसको पुश करोगे तो ये राइट साइड जाएगा, वापस आएगा, लेफ्ट में जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है। तो क्या हमने कुछ यहाँ टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करा था? टाइम फॉर 1 राउंड वाज कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब मैं टाइम पीरियड कहना चाह रहा हूँ, ठीक।
तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर L बाई जी। इस फॉर्मूले से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। इंटरेस्टिंग बात है, यानी एक 5 साल का बच्चा बैठा है और एक 15 साल का बच्चा बैठा हुआ झूला झूल रहा है, तो मास बदलने से टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। नोटिस करा ये बात? ठीक है, तो मैंने हेडिंग क्या डाली थी? एरर इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमें सिंपल पेंडुलम में एरर निकालना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें बताएगा कि एरर किस में निकालना है। कभी कैपिटल टी में कहेगा, कभी एल में कहेगा, कभी जी में। तो मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी। इसका मतलब अभी मैं किस में एरर निकालना चाहता हूँ? स्मॉल जी में। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, राइट? तो ये भी तो हमने कहीं ना कहीं से कैलकुलेट ही करी होगी। ठीक है, अर्थ पे होती है 9.8, अगर मून पे चले गए तो वहां पर 1/6 टाइम्स हो जाती है, मतलब मून पे कम हो जाती है। ठीक है ना, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। तो इसका मतलब जो हम सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे हम लोग किस में एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? स्मॉल जी में। तो आई होप पहले ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? मैंने क्या बात बताई? ये फॉर्मूला समझ में आता है? होल स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया? 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। कोई दिक्कत? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी क्वेश्चंस के थ्रू, कि जिस भी चीज में हमें एरर निकालना है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सब राइट हैंड साइड। ये मैंने क्वेश्चंस के थ्रू सीखा, यानी कुछ क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए तो फिर मैंने वहां से ये बात सीखी कि जिस भी चीज में एरर पूछा है क्वेश्चन में, इट मस्ट बी टुवर्ड्स LHS, और बाकी सब कहाँ भेजू? RHS में। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं स्मॉल टी और कैपिटल टी में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। स्मॉल टी 1 राउंड का टाइम था, तुमने कहा 5 राउंड्स लगाने, कितना टाइम हो गया? 5t। 10 राउंड्स 10t, 7 राउंड्स 7t, n राउंड्स nt। तो कैपिटल टी कौन है? टाइम फॉर 1 राउंड। और स्मॉल टी कौन है? टाइम फॉर n राउंड्स। ठीक है, तो सिंबल में डिस्टिंग्विश कर पाए हम लोग कैपिटल टी क्या और स्मॉल टी क्या है? ठीक है, तो क्या मैं यहां से कैपिटल टी को रिप्लेस कर सकता हूं T/n? क्या कैपिटल टी को मैं स्मॉल t/n कह सकता हूं? ठीक है, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं? किसी को आइडिया? बताता हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, स्कूल में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट एक बार करना चाहिए, 3 बार या 5 बार? 5 बार। तो ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करने से एरर होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे तुमने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करा, एक बार में ही रोक लिया, तो जो टाइम पीरियड तुमने एक ऑसिलेशन में निकाला, मैंने उसी टाइम पीरियड को 5 बार ऑसिलेट करके निकाला, तो मोस्ट प्रोबेबली कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा? 5 टाइम्स वाला। तो इसका मतलब स्मॉल जी की कैलकुलेशन में हमें कैपिटल टी को प्रेफर करना चाहिए या स्मॉल टी को? स्मॉल टी को। कैपिटल टी इज टाइम फॉर 1 राउंड एंड स्मॉल टी इज टाइम फॉर n राउंड्स। तो मैंने बहुत क्लियरली तुम लोगों को ये बताया कि नंबर ऑफ राउंड्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पर एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम प्रेफर करेंगे कि कैलकुलेशन कैपिटल टी में चले या स्मॉल टी में। ठीक बात है ना? ठीक है, अब बताओ क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि डेल्टा जी बाई जी को हम कह सकते हैं डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी? क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है पावर वाले केस में? एल की पावर कितनी थी? 1, तो 1 आ गया। टी की पावर कितनी थी? 2, 2 आ गया। 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर में कोई एरर नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू में एरर नहीं होती।
हाँ, ऐसा क्वेश्चन में आता है परसेंटेज एरर निकालो। तो पहले ये बेसिक बात समझ जाते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े सभी का। तो पहले स्मॉल टी और कैपिटल टी में डिफरेंस समझ में आया। तो अब मैं इन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। तो अभी तक किसी टॉपिक में डाउट हो तो मुझसे पूछ लूँ। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था एरर इन केस ऑफ एडिशनल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। आज मैंने पढ़ाया एरर इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में स्मॉल जी में कैसे एरर निकाल। सिंपल पेंडुलम वाले केस को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, मतलब कॉम्पिटिटिव का ये फेवरेट टॉपिक है। एरर में क्वेश्चन डालते हैं तो मोस्टली यहीं से डालते हैं। यहाँ पर बस एक मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में हमें स्मॉल टी को लेना है या कैपिटल टी को। स्मॉल टी को मैंने बोला स्मॉल टी का ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक आइडिया और देना चाह रहा हूँ। क्या मैंने बहुत क्लियरली बताया स्मॉल टी इज n टाइम्स ऑफ कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर मैं एरर के तरीके से जाऊं तो क्या डेल्टा टी बाई टी स्मॉल टी में इक्वल टू क्या डेल्टा टी बाई टी, ऐसा कह सकता हूँ कैपिटल टी की टर्म्स में, ठीक है। इसको भी लिख लो, एग्जाम कॉपी में लिख लो, ये काम आता है एग्जाम में। ठीक है, ट्राई करें क्वेश्चन। चलो इन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मेरा मानना है कि जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना क्लैरिटी आएगी थॉट में कि हमने क्या सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। 8 A student uses a simple pendulum of exactly 1 meter length to determine small g. Exactly 1 मीटर लेंथ का समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। लेंथ हमारी कितनी है 1 मीटर और डेल्टा एल कितना है 0। एग्जैक्टली वर्ड का मतलब है कोई एरर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल जी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सिंपल पेंडुलम। ही यूजेस अ स्टॉप वॉच विद द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। तो जो हम वॉच यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट मतलब कम से कम जो हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो कितनी है 1 सेकेंड। तो मुझे लगता है ये 1 सेकेंड एरर है क्या, सोचो आराम से। लीस्ट काउंट का मतलब एरर होता है मिनिमम एरर। जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग जो नॉर्मली वॉच यूज करते हैं उसमें आर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है और सेकंड हैंड होती है, मानते हो। या डिजिटल वाली आ रही है तो उसमें भी सेकंड दिखाता है। अब अगर मैं ओलंपिक में बात करता हूँ, रेस की रेस हो रही है, तो अगर किसी ने देखा हो 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, किसी को कुछ आइडिया। वेरी गुड, 9 पॉइंट समथिंग, जहाँ तक मुझे याद है 9.15 सेकंड या कुछ ऊपर नीचे, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे ये याद है कि 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.23 सेकंड सपोज। तो इसका मतलब जब वो रेस होती है तो उस रेस में जो डेड एंड होता है जहाँ पर रेस खत्म होती है, तो वहां पर टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं क्या वो लोग, और उस कैलकुलेशन में 1 सेकंड 2 सेकंड चलता है या डेसिमल ऑफ सेकंड चलता है, सही। जैसे मोबाइल के ऐप में भी अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें एक स्टॉप वॉच होती है, आई होप तुम लोगों ने देखी होगी। वो सेकंड में चलती है या वो उसमें भी होता है कुछ, देखो मैं दिखा देता हूँ। तुम लोग दिख रहा है ये देखो, उसमें शायद बोर्ड पे दिख जाए, दिखा रहा, अच्छा ऐसे देख लो, दिख रहा ना। तो ये क्या हो, देखो बहुत जल्दी जल्दी कुछ चेंज हो रहा है क्या,
तो डेसिमल ऑफ सेकंड में चलता है। तो इसका मतलब इस वाली मोबाइल की जो वॉच है ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्या कंपेयर टू हाथ वाली वॉच के? जो हाथ वाली वॉच है वो 1 सेकंड से कम नहीं मेजर कर सकती, ये 0.01 सेकंड तक मेजर कर लेगी। तो लीस्ट काउंट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब वो एरर मानते हैं हम लोग। ये बात समझ में आई पहले मैंने क्या बोला? अगर कहीं पे लिखा हुआ है लेंथ इक्वल टू 2.5 मीटर, तो इसमें कितनी एरर मानते हैं हम लोग? 0.1। दिखाता हूं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 क्वेश्चन में मास कितना है? 20.42 ग्राम। तो इसमें कम से कम कितनी एरर होगी? 0.01। सोच लो आराम से। 4.7 में कम से कम कितनी एरर होगी? 0.1। एरर हमेशा हम लोग लास्ट डिजिट पे मानते हैं और मिनिमम एरर हम 1 मानते हैं। तो 4.7 में कितने डेसिमल है? तो 0.1। 20.42 में कितने डेसिमल है? 2। तो मिनिमम 0.01। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो क्वेश्चन में हमारे बोल रहा है जो स्टॉप वॉच यूज करिए उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। लीस्ट काउंट का मतलब मैंने बोला एरर, ठीक है। और क्या कर रहा है? एंड रिकॉर्ड्स टाइम ऑफ 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशंस। 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड्स। अब ऑप्शंस देखो, ब्रैकेट में मैंने मल्टी करेक्ट लिखा है क्या? इसका मतलब ABCD चारों आंसर हो सकते हैं। मल्टी करेक्ट में मिनिमम 1 आंसर, मैक्सिमम 4 आंसर। कम से कम एक सही होगा और ज्यादा से ज्यादा चारों सही हो सकते हैं। तो अब देखो क्या करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाया, मतलब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है ये। कॉपी में समझते हैं हमें क्या क्या पता है। क्वेश्चन में कॉपी में लिखो L इक्वल टू 1 मीटर प्लस माइनस 0। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ। अगर ये ज्यादा टिपिकल लग रहा है तो लेवल 2 का उठाओगे क्वेश्चन पहले। अगर लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे हो तो पहले लेवल 2 कराऊं फिर इस पे वापस लौट कर आए। ये कराऊं? ठीक है। ही यूजेस ए वॉच विथ अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को मैंने क्या बोला था? डेल्टा टी। लीस्ट काउंट का मतलब मैंने बोला एरर है, तो लिखो डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब वो तुम्हें सोचना है स्मॉल टी या कैपिटल टी है। चलो अभी डाउट लिख लेते हैं, डेल्टा स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों लिख लेते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी बताओ 40 सेकेंड्स क्या चीज है? 40 सेकेंड स्मॉल टी, तो स्मॉल टी लिखो 40 सेकेंड है। सही बात है ना? पहचाना कैसे स्मॉल टी है? 20 ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। 1 ऑसिलेशन होता तो मैं कैपिटल टी बोलता है क्या? 20 ऑसिलेशन है तो स्मॉल टी। अब ठीक है ना, कुछ वेरिएबल पहचान लिया हमने, ठीक है। 1 सेकंड को तो कोई भी स्मॉल या फिर कैपिटल दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, अब समझते हैं। क्योंकि डेल्टा टी आपने जो नहीं वो वाइजली डिसाइड करना पड़ेगा, वो वाइजली डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे बताता हूँ मैं, थोड़ा आइडिया देता हूँ। 1 सेकंड एरर, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब डाउट ये आ रहा है कि वो स्मॉल टी का एरर है या कैपिटल टी का। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तो स्मॉल टी का लेता। क्यों लेता उसका रीजन बताता हूँ। 1 सेकंड में पहले डेल्टा स्मॉल टी लिख लूँ, बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। तो 1 ऑसिलेशन में 20 ऑसिलेशन में 40 सेकंड लग रहा है, तो 1 ऑसिलेशन में 2 सेकंड्स। ठीक बात है, ठीक है। क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया अभी? डेल्टा स्मॉल टी बाई टी इक्वल डेल्टा कैपिटल टी बाई टी, सही ना? क्या हमें स्मॉल टी गिवन है क्वेश्चन में? कितना था? 40 सेकंड, मानते हो? ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन में जो हमसे एरर पूछा है, ध्यान से देखो, कई बार ऑप्शन से भी आइडिया लगता है क्या? ऑप्शन में क्या पूछा है? समझ में आ रहा है? एरर इन डेल्टा कैपिटल टी पूछ रहा है क्या? सही। जो हमारा सर वॉच है, कैपिटल 2 आएगा ना, कैपिटल T 2 आएगा ना।
देखते हाँ कैपिटल T2 आएगा। ये कैसे निकाला हमने भाई? हमने कहा 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा? 40 सर 20 ऑस्किलेशन का टाइम 40 है तो एक का 2 होगा। बढ़िया। तो एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो इसका मतलब कैपिटल टी भी हमने पहचान लिया क्या? अब हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी? स्मॉल डेल्टा टी और कैपिटल डेल्टा टी में, राइट? तो मैंने उसको पहचानने का तरीका बताया, थोड़ा और आइडिया देता हूँ। पहले कैपिटल टी समझ में आ गया 2 सेकंड कैसे निकाला मैंने? भाई तुमने क्वेश्चन में बोला 20 ऑसिलेशन में 40 सेकंड, तो 1 ऑसिलेशन में 2 सेकंड, सही ना? तो टी हमारा कितना है? 2 सेकंड। और तुम अगर डेल्टा टी को 1 सेकंड ले रहे हो, ये गुड आइडिया है या बैड आइडिया है? भाई जब टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो उसमें 1 सेकंड की एरर तो बहुत ज्यादा नहीं हो गई? 40 सेकंड में तुमसे 1 सेकंड की एरर हो गई, इट इज ओके, ठीक है ना? बट 2 सेकंड में तुमने 1 सेकंड की एरर कर दी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब गुड आइडिया नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जो वॉच हमने यूज करी थी, उस वॉच से हमने 20 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करा 40 सेकंड। तो जो हमने 40 सेकंड टाइम निकाला, उसके लिए जो वॉच यूज करी थी उसका लीस्ट काउंट कितना था? 1 सेकंड। यानी ये तो 39 सेकंड या 40 सेकंड या 41 सेकंड ऐसे चल रही थी वो वॉच, वो 30.5 पे नहीं चल रही थी, ठीक? तो जो हमारा 1 सेकंड है, क्या इसको वाइजली डिसाइड करना था कि वो डेल्टा स्मॉल टी है? बताओ भाई। तो डेल्टा कैपिटल टी कितना आ गया? डेल्टा कैपिटल टी आ गया 1/20। 1/20 है मतलब 0.05, है ना? है कोई ऑप्शन ऐसा? ए तो पक्का सही है। सही है? अगर ए सही है तो बी पक्का गलत है। अब सी और डी में से सोचो। ये अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था ना? मतलब मैं कहता नहीं, कॉन्सेप्ट पहचानना पड़ेगा कभी। परसेंटेज एरर इन जी हम निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरर इन जी, तो सबसे पहली बात तो ये हाँ, एरर निकाल। 5% है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ जी इज 4π² L/T², है ना? तो डेल्टा G/G कितना आ गया? डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। एक तरीका तो ये है करने का, और एक तरीका मैंने क्या बोला था कि कैपिटल टी को रिप्लेस कर दें क्या? ये भी तो बताया था मैंने कि कैपिटल टी को रिप्लेस कर दो किससे? स्मॉल टी बाई एन से। कैपिटल टी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल टी बाई एन से, राइट? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या लिखना चाहिए? डेल्टा G/G इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। ठीक है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, दोनों से कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। चलो देखते हैं। डेल्टा L/L कितना है? 0, तो एग्जैक्ट था। डेल्टा स्मॉल टी कितना आया मेरा? 0.05 आया था क्या? सॉरी कैपिटल टी। और टी कितना था? 2 सेकेंड। तो पॉइंट हटा लेते हैं, कितना आ गया पॉइंट में, ठीक है ना? क्या हम लोग परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? तो इनटू क्या करोगे? सही। अब इसी चीज को हम सेकेंड फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करें, क्या लगता है सेम आएगा डिफरेंट आएगा? डेल्टा स्मॉल टी कितना था? 1। और टी कितना था? इनटू क्या करा? 100। परसेंटेज में निकालना है ना? सेम आया डिफरेंट आया? देखो अब कौन सा मेथड बेटर है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड मेथड इज बेटर। वेरी गुड। कैसे पहचाना? सेकेंड मेथड इसलिए बेटर है क्योंकि सेकेंड मेथड में मुझे डेल्टा कैपिटल टी की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट मेथड में क्या तुमको डेल्टा कैपिटल टी भी निकालना पड़ेगा? देखो तो गलत कभी नहीं आएगा बेटा, बट ये इसको मैं बोलता हूँ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब अगर तुमने डेल्टा कैपिटल टी की कैलकुलेशन गलत कर दी तो परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी भी गलत हो जाएगा क्या? इसका मतलब जो मेथड 1 है इट इज प्लान बी, प्रेफर्ड नहीं है। काम ये भी करेगा, आंसर इससे भी आएगा, बट प्रेफर्ड मेथड कौन सा है? राइट वाला।
क्यों है मैंने करके दिखाया, देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बट सेकंड वाले में मुझे डेल्टा कैपिटल टी की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं डेल्टा कैपिटल टी क्यों निकालूंगा, वो तो बाई चांस इस क्वेश्चन में पूछ लिया था इसलिए मैंने निकाल के दिखाया, नहीं तो मैं थोड़ी नहीं कैलकुलेट करता, मैं सीधा सेकंड वाला लगाता तरीका, आंसर आ जाता मेरा। नोट करा सब नहीं है? अब ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया, वो भी करा दूं मैं, अगर ये नोट कर लिया हो तब। और मैं कहता हूँ ना पॉसिबिलिटीज, जब क्वेश्चन करूंगा ना दिमाग में जो भी आइडिया है उसको करके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। सर ये एक इसका बार ये चीज दोबारा मैंने चेक एक्सप्लेन कर कर दी। दो शॉर्ट में। अच्छा बेटा देखो दोबारा मैं बोलता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर मैंने मेथड 1 और मेथड 2 लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सा मेथड बेटर है, आंसर दोनों से आते हैं राइट, यस और सर। आंसर सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं? क्या दोनों से Same आ 5% आ रहा है? यस इसका सर। मतलब मेथड दोनों सही है, करेक्ट है दोनों, बट हम एग्जाम में क्या चाहते हैं, टाइम ज्यादा लगे या कम लगे? कम करना। कम लगे। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी राइट, ऑप्शन के हिसाब से मतलब। अब क्या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था कि सिर्फ परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी निकालो, अगर परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी निकालना है मुझे, तो मेथड 2 में सिर्फ क्या मुझे स्मॉल टी की रिक्वायरमेंट थी? देखो ध्यान से, स्मॉल टी, डेल्टा एल ओ एल, फर्स्ट मेथड में क्या मुझे डेल्टा कैपिटल टी की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जो कि यस क्वेश्चन सर। में गिवन नहीं है, तो क्या मुझे इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा? यस सर। तो मेथड 1 तभी अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हें डेल्टा कैपिटल टी भी पता हो, नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। तो क्या 2 स्टेप प्रोसेस हो गई है मेथड 1, डेल्टा कैपिटल टी भी निकालो और उसका परसेंटेज स्मॉल जी भी निकालो, बट जो मेथड 2 है क्या वो 1 स्टेप प्रोसेस है? मैं कराता हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूँ, शायद उससे आइडिया लग जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस एक मिनट मुझे टाइम देना। इस क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल 2.12 करते हैं, एग्जाम्पल 2.12 सबको दिख रहा है? पहले देखो 20 सेंटीमीटर पहचान पा रहे हो क्या चीज है, क्या है? एल, तो लेंथ लिखो 20.0 सेंटीमीटर, क्या 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये डेल्टा एल है। ठीक है, मैंने बोला जहां पर लीस्ट काउंट लिखा हो, रिजोल्यूशन लिखा हो, एक्यूरेसी लिखा हो, इन सब का मतलब क्या है, एरर। कितनी एरर है? 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में लिखूंगा या सेंटीमीटर में? क्या लिखूं? 0.1, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज 90 सेकेंड, तो 90 सेकेंड क्या चीज है, स्मॉल टी या कैपिटल टी? यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, 1 सेकेंड क्या है, एरर, स्मॉल टी में या कैपिटल टी में? सोच लो भाई, मुझे तो डेल्टा स्मॉल टी लग रहा है, सही है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज एक्यूरेसी इन जी, मतलब हमें क्या बताना है, परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी। ठीक है, ठीक है, अब ट्राई करके देखो कर पाते हो।
क्या इसका कोई आज हमने फॉर्मूला बनाया था? वो फॉर्मूला याद नहीं रहता, बेसिक फॉर्मूला याद रहेगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। तो डेल्टा परसेंटेज एन जी किसके इक्वल होगा? डेल्टा L बाई L प्लस 2 डेल्टा T बाई T। ऐसा बनना है नहीं बनना? देखो और क्या देखो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है, डेल्टा स्मॉल टी बाई टी या डेल्टा कैपिटल टी बाई टी एक ही बात है, बट डेल्टा स्मॉल टी एंड डेल्टा कैपिटल टी आर डिफरेंट। तो डेल्टा एल बाई एल में तुम लोगों ने क्या वैल्यू पुट करी? 0.1 बाई 20। और डेल्टा स्मॉल टी बाई टी में क्या पुट करा? 2/90। हाँ ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया? 180। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को आंसर आना चाहिए 4.9 बाई 180 इंटू 100। फोर्टी 49 बाई 18। 18 to the 26, oh sorry 36, 13 18 7 जा। क्या तुम लोगों को 2.7% के आसपास आ रहा है कुछ? कैलकुलेट करके बताओ। सर 2 से इंटू किया। एलसीएम लिया बेटा मैंने, एलसीएम लेके देखो कितना। और ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है कॉम्पिटिटिव का, काफी पूछते हैं। तो क्या इसका आंसर हमारा 2.7% के आसपास आ जाएगा, जिसको बुक्स में राउंड ऑफ करके 3% लिख दिया गया है? यस सर, तो- 2.7 आ रहा है। बढ़िया, मतलब एग्जैक्ट आंसर मेरे हिसाब से 2.7% आएगा। यस सर। तो इसमें हमने मेथड 1 लगाया है, मेथड 2 लगाया? 2.7 ही आ रहा है। 2 लगाएगा। हाँ क्यों लगाया समझ में आया? क्योंकि डेल्टा कैपिटल टी तुम्हें पता ही नहीं है। चाहते तो हम कैलकुलेट कर सकते थे, बट हम क्यों कैलकुलेट करेंगे जब हमें छोटा तरीका पता है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी एग्जांपल 2.12 आ गया होगा समझ में। क्या 2.10 जैसा आज कुछ कराया है मैंने? 2.10 जैसा करा दिया ना? तो इसको घर पे करना ट्राई, होमवर्क पे मार्क कर लो, ठीक है। और देखो मैंने क्या कराया है तुम लोगों को, क्या एग्जांपल 2.7 जैसा भी कुछ कराया है मैंने? ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा है कि एरर्स के मैंने सारे केसेस बता दिए। अब घर पे बस बैठ के ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। एरर्स अच्छे से क्लियर हो गया है ना? बस प्रैक्टिस करो, जो भी तुम्हारे पास